विभूतियों का आह्वान। समय की पुकार पर विशिष्ट तथा चेतना संपन्न व्यक्ति कुछ कर गुजरने के लिए खड़े हुए हैं। उन्हीं का संगठित रूप युग निर्माण परिवार के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे कार्य का विस्तार होता है, वैसे वैसे उसके लिए अधिक व्यापक व्यवस्था करनी पड़ती है। नव निर्माण के कार्य के लिए भी अब विभूति संपन्न व्यक्तियों को विशेष भूमिका में उतारना होगा। यूं सभी मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं, पर जिनमें विशेष विभूतियां चमकती हैं, उन्हें ईश्वर के विशेष अंश की संपदा से संपन्न जानना चाहिए। गीता के विभूति योग अध्याय में भगवान कृष्ण ने विशिष्ट विभूतियों में अपना विशेष अंश होने की बात उदाहरणों समेत बताई है। यूं जीवन यापन तो अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी करते हैं, पर जिनके पास विशेष शक्तियां विभूतियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य वे ही कर पाते हैं। इसलिए भावनात्मक नवनिर्माण जैसे युगांतकारी अभियानों में उनका विशेष हाथ रहना आवश्यक है। कार्य बढ़ाने के लिए प्रयास करने के साथ साथ बढ़े हुए कार्य को व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से चलाना भी आवश्यक है। उसके लिए विभूतिवान व्यक्तियों की आस्थाएं जागृत करके उनकी विभूतियों को इस दिशा में लगाया जाना है। ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाना ही विभूतियों को सार्थक बनाना है। वस्तुतः विभूतियां होती ही इसीलिए हैं। विभूतियां ईश्वर प्रदत्त होती हैं। व्यक्तियों को वह सौंप तो दी जाती हैं, पर मात्र धरोहर के रूप में उनका मनचाहा प्रयोग किया जाना अनैतिक भी है तथा उनकी पात्रता को खो देने की भूमिका भी। जिसके लिए जो वस्तु दी जाए उसमें उसका उपयोग न किया जा सके तो उसे छीन भी लिया जाना अस्वाभाविक नहीं। विभूतियों की आवश्यकता युग परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए है, तो उन्हें उसके लिए लगाना ही होगा। महाकाल के संकेत की अवहेलना की नहीं जा सकती। इसीलिए जिनके पास विभूतियां हैं, उन्हें सचेत करना, झकझोरना भी आवश्यक है। युग निर्माण योजना द्वारा यह कार्य भी किया जा रहा है। हर समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह विभूतिवानों को सचेत करें तथा समयानुकूल दिशा उन्हें दिखाएं। जिन 7 विभूतियों को झकझोरने का, सन्मार्गगामी बनाने का कार्य किया जाना है, उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। विभूतियों को 7 भागों में विभक्त कर सकते हैं: भावना, शिक्षा, साहित्य, कला, सत्ता, संपदा, भौतिकी और प्रतिभा। इन 7 के सदुपयोग से ही व्यक्ति और समाज का कल्याण होता है। युग निर्माण आंदोलन का प्रथम प्रयास जन जागरण था। अब अगला कदम विभूतियों को भी झकझोरना है और उन्हें उलझी हुई स्थिति से निकालकर जीवन अथवा मरण में से एक को चुन लेने के लिए विवश करना है। अब तक यह अभियान भारत तक, विशेषतया हिंदू वर्ग के प्रगतिशील वर्ग तक सीमित रहा है। अब इसकी परिधि विश्वव्यापी बनाई जा रही है। प्रथम चरण में मजबूती आ जाने पर यह दूसरा चरण उठाया जाना आवश्यक भी है। पहला, भावना। व्यक्तित्व को उत्कृष्ट और गतिविधियों को आदर्श बनाने की अंतः प्रेरणा को भावना कहा जाता है। धर्म धारणा और अध्यात्म साधना के समस्त कलेवर को इसी प्रयोजन के लिए खड़ा किया गया है। पिछले दिनों कुछ कर्मकांडों, परंपराओं एवं पूजा विधानों को पूरा कर लेना भर धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता समझी जाती रही है। युग निर्माण योजना ने बताया है कि चरित्र गठन का नाम धर्म और अपनी क्षमताओं को लोक मंगल के लिए समर्पित करने की पृष्ठभूमि का नाम अध्यात्म है। भावनाओं को कल्पना लोक में नहीं उड़ते रहना चाहिए, वरन उन्हें अपने तथा समाज के समग्र निर्माण में संलग्न होना चाहिए। यही उनका वास्तविक प्रयोजन है भी। धर्म की प्राचीनता और दार्शनिकता से प्रभावित लोगों को कहा जा रहा है
कि अपने संप्रदाय की संख्या बढ़ाने, धर्म परिवर्तन के अति उत्साह में शक्तियों का अपव्यय न करें। हमारा सतत प्रयास है सब धर्मों में परस्पर सहिष्णुता और समन्वय की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। वे अपने स्वरूप को भले ही बनाए रहें, पर विश्व धर्म के एक घटक बनकर रहें और अपने प्रभाव को चरित्र गठन एवं परमार्थ प्रयोजन में ही नियोजित करें। प्रथा परंपराओं वाले कलेवर को गौण समझें। सभी धर्म संप्रदाय अपनी परंपराओं में से उत्कृष्ट अंश अपनाकर विश्व एकता के उत्कृष्ट मानवता और आदर्श समाज रचना के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें और एक ही केंद्र पर केंद्रित हों। धर्मों के जीवित रहने का, अपनी उपयोगिता बनाए रहने का मात्र यही तरीका है। धर्म और अध्यात्म क्षेत्र में लगी प्रचुर पूंजी, जनशक्ति और प्रभावशीलता को भविष्य में निहित स्वार्थों के पोषण के लिए प्रयुक्त नहीं होते रहने देना चाहिए। राजतंत्र को उसकी शक्ति सृजनात्मक दिशा में लगानी चाहिए। भावनाशील लोग न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्ट रहकर अपनी भौतिक और आत्मिक क्षमताओं का उपयोग मानव जाति के लिए समर्पित कर दें तो निस्संदेह सर्वोत्तम युग साधना होगी और उसका सत्परिणाम प्रत्यक्ष परिलक्षित होगा। दूसरा, शिक्षा एवं साहित्य। व्यक्ति की समस्त गरिमा उसकी मनः स्थिति पर, विचार प्रक्रिया पर निर्भर है। इस जीवन प्राण के मर्म स्थल को शिक्षा एवं साहित्य के माध्यम से ही परिष्कृत बनाया जा सकता है। व्यक्ति और समाज के निर्माण में शिक्षा और साहित्य की महत्ता सर्वविदित है। युग परिवर्तन की इन घड़ियों में दोनों माध्यमों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। सरकारों को अपने ढंग से काम करने देना चाहिए। वर्तमान वातावरण में उनके लिए यह कठिन ही है। नए युग के अनुरूप मस्तिष्क ढालने वाली शिक्षा पद्धति के बारे में वे सही ढंग से कुछ सोच सकें और वैसा ही कुछ सही कदम उठा सकें। सरकारें भौतिक जानकारियां देने वाली जो शिक्षा प्रक्रिया चला रही हैं उससे लाभ उठाना चाहिए, किंतु भाव परिष्कार की पूरक धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा, भावनात्मक नवनिर्माण की शिक्षा पद्धति का संचालन जनता स्तर पर होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का कार्य भी जनता को ही अपने हाथ में लेना चाहिए। ये सरकारी स्तर पर नहीं, जन स्तर पर ही हल हो सकती है। विवाहित महिलाओं की शिक्षा का प्रबंध सरकारी विद्यालय कर सकेंगे, यह आशा रखना व्यर्थ है। दृष्टिकोण परिष्कार आज की परिस्थितियों में चरित्र निर्माण का व्यवस्थित पथ, समाज संरचना की अगणित समस्याएं और हल, विश्व परिवार के लिए बाध्य करने वाले प्रचंड वातावरण का निर्माण, यह सब प्रयोजन जन स्तर के विद्यालय ही पूरा कर सकेंगे। पूरे या अधूरे समय के जनता अपनी रोटी, कपड़ा, दवा, मनोरंजन आदि का खर्च स्वयं उठाती है। इसके लिए सरकार से अनुदान नहीं मांगती, तो फिर भावनात्मक नवनिर्माण की शिक्षा के लिए सरकार का मुंह ताका जाए, इसकी क्या आवश्यकता है। हर जगह ऐसे सुशिक्षित, भावनाशील लोग मौजूद हैं जिनके अंदर परमार्थ के लिए आंतरिक ज्योति चमकती रहती है। मार्ग न मिलने से वह अवरुद्ध रहती है। इन्हें इन विद्यालयों को चलाने के लिए अपना थोड़ा सा समय अवैतनिक रूप से अनुदान देने के लिए कहा जाए तो अवश्य ही अनेक जागृत आत्माएं आगे आवेंगी और लाखों शिक्षकों की आवश्यकता सहज ही पूरी हो जाएगी। ढलती उम्र के लोग वानप्रस्थ परंपरा अपनाकर लोक मंगल के क्षेत्र में उतरने के लिए प्रोत्साहित किए जा सकें तो भी इस दिशा में बहुत काम हो सकता है। लोक शिक्षण की महती आवश्यकता पूरी कर सकने वाले विद्यालय हर गांव और हर मोहल्ले में स्थापित हो सकते हैं और सफलतापूर्वक चल सकते हैं। अब यह युग धर्म समझा जाना चाहिए और सोचने तक ही सीमित न रहकर इसकी स्थापना और संचालन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। गुरुदेव अगले दिनों इसकी प्रचंड प्रेरणा सर्वत्र भरने के लिए अपने प्रखर आत्मबल का प्रयोग करने जा रहे हैं। कहना न होगा कि अगले ही दिनों
इस संदर्भ में आशाजनक सफलता उत्पन्न होते हम सब अपनी इन्हीं आंखों से प्रत्यक्ष देखेंगे। साहित्यकारों से इसी दिशा में लेखनी उठाने के लिए कहा जा रहा है। कवियों से मूर्छित जनता को जागृति में परिणित कर सकने वाले अग्नि गीत लिखने के लिए कहा गया है। कहानीकार कथा माध्यमों से हृदयग्राही चित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रकार अपने पत्रों में, पत्रिकाओं में इस प्रकार के समाचारों और लेखों को स्थान देना आरंभ करें। प्रकाशक ऐसी ही पुस्तकें छापें। संसार में लगभग 600 भाषाएं हैं। भारत में ही सरकारी मान्यता प्राप्त 14 भाषाएं हैं और इससे कई गुनी संख्या उन भाषाओं की है जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। इन सभी भाषाओं में प्रचुर साहित्य लिखा जाना, अनुदित किया जाना, छापा जाना और विक्रय किया जाना आवश्यक है। इस प्रकाशन व्यवसाय के लिए पूंजी और प्रतिभा दोनों की ही जरूरत है। मात्र लेखक नहीं, प्रकाशक भी जब इस क्षेत्र में उतरेंगे तो उनके परस्पर सहयोग, समन्वय से कुछ काम चलेगा। इस दिशा में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उपयुक्त व्यक्तियों को प्रेरणा दी जानी है, दी भी जा रही है। युग निर्माण योजना ने जो शुभारंभ मथुरा से किया है वह एक नमूना मात्र है। अभी सैकड़ों धाराएं इसी क्षेत्र में काम करने के लिए बाकी पड़ी हैं और उन्हें क्रियान्वित किया ही जाना चाहिए। तीसरा, कला मंच से भाव स्पंदन। कला मंच में चित्र, मूर्तियां, नाटक, अभिनय, संगीत आदि आते हैं। संगीत विद्यालय हर जगह खुले, ध्वनियां हो, सरल संगीत के ऐसे पाठ्यक्रम हो जो वर्षों में नहीं महीनों में सीखे जा सकें। प्रचंड प्रेरणा भरे गीतों का प्रचलन प्रसार इन विद्यालयों द्वारा हो और प्रत्येक हर्षोत्सवों पर प्रेरक गायनों की ही प्रधानता रहे। अग्नि गीतों की पुस्तिकाएं सर्वत्र उपलब्ध रहें। संगीत सम्मेलन, संगीत गोष्ठियां, कीर्तन, प्रवचन, सहगान, क्रियागान, नाटक, अभिनय, लोक नृत्य जैसे अगणित मंच मंडप सर्वत्र बने और वे लोक रंजन की आवश्यकता पूरी करें। चित्र प्रकाशन अपने आप में एक बड़ा काम है। कैलेंडर तथा दूसरे चित्र आजकल खूब छपते बिकते हैं। उनमें प्रेरक प्रसंगों को जोड़ा जा सके तो जनमानस को मोड़ने में भारी सहायता मिल सकती है। चित्रकारों से अधिक सहयोग चित्र प्रकाशकों का चाहिए। आदर्शवादी चित्र प्रकाशन की योजना सामने हो तो चित्रकार उस तरह की तस्वीरें और भी अधिक प्रसन्नतापूर्वक बना देंगे। यह कार्य ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा, पूंजी, सूझबूझ और लगन का थोड़ा भी समन्वय हो जाए तो बिना किसी खतरे का सामना किए सहज ही यह आवश्यकता पूरी की जा सकती है। पुस्तकालयों की, चल पुस्तकालयों की, झोला पुस्तकालयों की योजना एक छोटे रूप में अपना परिवार चला भी रहा है। इसे व्यापक और विस्तृत बनाया जाना चाहिए। स्थान स्थान पर पुस्तकालय खुलने चाहिए। पुस्तक विक्रय के लिए चल पुस्तकालयों को व्यावसायिक रूप मिल सकता है। जब शाक भाजी तक ठेल ढकेल पर बेचने वाले हजारों व्यक्ति रोजी रोटी कमाते हैं तो कोई कारण नहीं कि चल पुस्तकालय से भी हजारों व्यक्ति रोटी न कमाने लगे। पुस्तक विक्रय की दुकान खोलकर भी सत साहित्य प्रसार का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इन्हें आर्थिक आधार पर भी किया जा सकता है। आवश्यकता मार्गदर्शन और क्रिया संगठन की है। प्रतिभाएं यदि यह साधन जुटाने के लिए निकल पड़े तो न जाने कितना बड़ा काम बौद्धिक क्रांति की दिशा में हो सकता है। इसी प्रकार कला मंच को भी व्यावसायिक रूप देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। यंत्रीकरण और कला का समन्वय होने से ग्रामोफोन रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्डर तथा फिल्म सिनेमा के नए प्रभावशाली माध्यम सामने आए हैं। उनका सदुपयोग होना चाहिए। चित्र प्रदर्शनियों के उपयुक्त बड़े साइज के चित्र छपने चाहिए। रिकॉर्ड बनाने का कार्य योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ना चाहिए। यूं शुरुआत 10 रिकॉर्डों से की गई थी, पर अभी उसे सभी भाषाओं के लिए
सभी प्रयोजनों के लिए उपयुक्त बनाने में बड़ी शक्ति तथा पूंजी लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार फिल्म निर्माण का कार्य हाथ में लेना होगा। आंकड़े यह बताते हैं कि समाचार पत्र और रेडियो मिलकर जितने लोगों को संदेश सुनाते हैं, उससे कहीं अधिक संदेश अकेला सिनेमा पहुंचाता है। समाचार पत्रों के पाठकों और रेडियो सुनने वालों की मिली संख्या से भी सिनेमा देखने वालों की संख्या अधिक है। यदि यह उद्योग विवेकवान और दूरदर्शी हाथों में हो और वे इसका उपयोग जनमानस को परिष्कृत करने तथा नवयुग के अनुरूप बनाने में कर गुजरें, तो उसका आश्चर्यजनक परिणाम सामने आ सकता है। जिनके हाथ में इन दिनों यह उद्योग है, उनका दृष्टिकोण बदला जाए तथा नए लोग नई पूंजी और नई लगन के साथ इस क्षेत्र में उतरें, तो इतना अधिक कार्य हो सकता है जिसकी कल्पना भी इस समय कठिन है। चौथा, विज्ञान। विज्ञान की उपलब्धियां आश्चर्यजनक हैं। उसने मानवीय सुख सुविधाओं में आश्चर्यजनक अभिवृद्धि की है, पर यह भी सही है कि उसके दुरुपयोग से होने वाली हानियां भी कम नहीं उठानी पड़ रही हैं। अस्त्रों के उत्पादन ने, विशेषतया गैसें, किरणें एवं अणु विस्फोट अन्य अस्त्रों ने तो अस्तित्व को ही संकट में डालने की विभीषिका उत्पन्न कर दी है। यदि यह शोध, आविष्कार सृजनात्मक प्रयोजनों तक ही सीमित रहे, तो उसका प्रतिफल धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। ध्वंसात्मक उपकरण जुटाने में जितने साधन खपाए जा रहे हैं, यदि उन्हें मानवीय अभावों और शोक संतापों की निवृत्ति में लगा दिया जाए, तो उसका प्रतिफल इस संसार को स्वर्गोपम बनाने में हो सकता है। समुद्र के खारे पानी से मीठा जल प्राप्त किया जा सकता है। जमीन के नीचे बहने वाली विशाल नदियों का जल धरती पर लाया जा सकता है और सारी दुनिया सचमुच शस्य श्यामला बन सकती है। कृषि, पशुपालन, बागवानी, वन संपदा, स्वास्थ्य संवर्धन और मस्तिष्कीय विकास की दिशा में विज्ञान को अभी बहुत काम करना बाकी है। प्रकृति के प्रकोपों से लोहा लेने के साधन जुटाने में अतिवृष्टि, महामारी, भूकंप, बाढ़, तूफान, शीत ताप की असहनीयता का सामना करने योग्य शक्ति का उपार्जन हो सकता है। वाहनों को सरल एवं सस्ता बनाया जा सकता है। संचार साधनों के विस्तार की अभी बहुत गुंजाइश है। सबसे बड़ा काम विज्ञान को यह करना है कि वह अध्यात्म के साथ अपनी संगति बिठाए और सिद्ध करे कि शक्ति स्रोत जड़ पदार्थ की अणुसत्ता एवं ऊर्जा में नहीं, वरन चेतना के संकल्पों में, आत्मबल में सन्निहित है। विशालकाय यंत्र संस्थानों की तुलना में व्यक्ति का शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण अधिक सशक्त है और उस क्षमता का सदुपयोग करके व्यक्ति को देवोपम और समाज को स्वर्गीय वातावरण से ओतप्रोत बनाया जा सकना नितांत संभव है। इस सत्य को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना, अभिज्ञान को प्रत्यक्ष बनाना विज्ञान का काम है और यह उसे करना ही चाहिए, करना ही होगा। इसके लिए विज्ञान के उच्च क्षेत्र में काम करने वाले विज्ञानियों को आवश्यक प्रेरणा एवं दिशा मिलनी चाहिए। युग की यह मांग है और उसे पूरा करना ही पड़ेगा। पिछले दिनों अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से विज्ञान और अध्यात्म का संबंध, समन्वय प्रतिपादन किया भी जाता रहा है और अब उसे और भी अधिक स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। पांचवा, शासन सत्ता। राज सत्ता जिनके हाथ में इन दिनों है अथवा अगले दिनों आने वाली है, उन्हें संकीर्ण राष्ट्रीयता के अपने प्रिय क्षेत्र या वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने की बात छोड़कर समस्त विश्व के समान रूप से सुख शांति की बात सोचनी होगी और समस्त संसार को एक परिवार बनाने की नीति अपनाकर प्रकृति प्रदत्त साधनों एवं मानवीय उपार्जन को समान रूप से सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध करना होगा। युद्धों की भाषा में सोचना बंद कर न्याय को आधार स्वीकार करना होगा। वर्ग भेद और वर्ण भेद की जड़ें उखाड़नी होंगी। अनीति, शोषण, अपराध, रिश्वत,
भ्रष्टाचार के वास्तविक शत्रु से जूझना सरकारों का काम है। बेकारी, बीमारी और गरीबी दूर करने की दिशा में भी वह बहुत कुछ कर सकती है। इसके लिए सत्ता संचालकों और शासकीय कर्मचारियों में बेतरह घुसी हुई स्वार्थपरता एवं अनैतिकता को जड़ मूल से उखाड़ना होगा। इसके लिए प्रजातंत्री देशों के वोटरों को उनके कर्तव्य विशेष रूप से समझाने पड़ेंगे, ताकि वे सुयोग्य प्रतिनिधि चुनने और श्रेष्ठ सरकार प्राप्त करने में सफल हो सकें। छठा, संपदा। विभूतियों में इन दिनों सर्वोपरि मान्यता पूंजी को मिली है। धन का वर्चस्व सर्वविदित है। संपत्ति में स्वयं कोई दोष नहीं, दोष उसके दुरुपयोग में है। व्यक्तिगत विलासिता में, अहंता की वृद्धि में यदि उसका उपयोग होता है, संग्रह बढ़ता है एवं उसको बेटे पोतों तक ही रखने का प्रयत्न किया जाता है, तो निस्संदेह ऐसा धन निंदनीय है। अगले दिनों आर्थिक समता के आधार पर ही समाज व्यवस्था बनेगी। सामर्थ्य भर श्रम एवं आवश्यकता भर साधन प्राप्त करने के ही क्रम चले, तब संपदा पर व्यक्ति का नहीं समाज का अधिकार होगा। समाज में न कोई गरीब दिखाई देगा न अमीर। पर जब तक वह स्थिति नहीं बन जाती, तब तक संग्रहित पूंजी को लोक मंगल के लिए लगाने की दूरदर्शिता दिखाने के लिए धनपतियों को कहा जाएगा। कहा ही नहीं, इसके लिए उन्हें प्रभावित भी किया जाएगा। उन्हें यह समझने का अवसर दिया जाएगा कि समय बदल चुका। पूंजीवाद, सामंतवाद, संग्रहवाद, अमीरी के दिन लद गए। अब उस बड़ी लाश से चिपके रहने में केवल घृणा एवं विपत्ति ही हाथ लगेगी। इस समय उचित तो यह है कि संपत्तिवान लोग इस तथ्य को समझें तथा अपने धन का उपयोग समाज हितैषी कार्यों में करें। समाज का धन समाज को लौटा दें। धन से चिपके रहने में बड़प्पन की मान्यता बदलें और उसे लोक मंगल के पुण्य कार्यों में नियोजित करें। पर अपने धन के प्रति मोह बहुत प्रबल होने से तथ्य स्वीकार करते हुए भी उसे छोड़ देना हर किसी के लिए संभव नहीं। जिस पर अपना अधिकार समझते आए हैं, उसे दूसरे के अधिकार में दे देना सामान्य रूप से रुचता नहीं। समाज के प्रति अपनापन इतना गहन हो जाए कि उसके कार्य और उसकी आवश्यकताएं अपनी जैसी दिखने लगे, तब तो बात ही कुछ और है। फिर तो उसके लिए कुछ भी खर्च कर देना स्वाभाविक लगता है। जब तक अपनेपन की ऐसी स्थिति नहीं आती और पैसे के प्रति मोह भी कम नहीं होता, तब तक उसे समाज को सौंप देना हर किसी के लिए संभव नहीं। दान न सही, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि युग परिवर्तन का पथ प्रशस्त करने वाले प्रचारात्मक कार्यक्रमों में पूंजी की कमी न पड़े। भले ही यह व्यवसाय बुद्धि से किया जाए, भले ही अभी व्यक्तिगत लाभ की बात भी जुड़ी रहने दी जाए, तो इतना तो होना ही चाहिए कि युग परिवर्तन के प्रवाह में अनुकूलता उत्पन्न करने वाला विनियोग इस पूंजी का हो सके। पिछले पृष्ठों पर ऐसे कितने ही क्रियाकलापों की चर्चा की गई है जिनमें पूंजी के रूप में भी यदि धन लगा सकें, यदि उन क्रियाकलापों को व्यावसायिक रूप से खड़ा किया जा सके, तो भी बहुत कुछ हो सकता है। साहित्य प्रकाशन, चित्र प्रकाशन, अभिनय मंडलियां, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, फिल्म निर्माण, यह 5 कार्य ऐसे हैं जिनके लिए विशालकाय अर्थ संस्थान खड़े किए जाने चाहिए और लोकमानस को परिष्कृत बनाने की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए। धनवानों को इसके लिए कहा जाएगा। साथ ही जनसाधारण के पास यदि थोड़ी सी भी बचत पूंजी हो तो उसे इन लोकोपयोगी कार्यों में लगा देने के लिए कहा जाएगा। कहना न होगा कि युग परिवर्तन का प्रवाह दैवीय प्रेरणाओं के आधार पर चल रहा है। इसमें सहयोग देने वाले घाटे में नहीं, नफे में ही रहेंगे। पूंजी डूबने जैसी आशंका किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यह तो सुरक्षित ही रहने वाली है। बैंक आदि से अधिक ब्याज भी मिलने वाला है। साथ ही युग देवता की सेवा साधना का ऐसा अवसर भी मिलता है जिसके कारण
असाधारण आत्मसंतोष का वरदान भी अनंत काल तक मिलता रहेगा। जन स्तर पर पूंजी इकट्ठी करने के लिए सरकारी समितियां, लिमिटेड कंपनियां बनाई जा सकती हैं। उनमें पूंजी लगाने के लिए हर भावनाशील व्यक्ति को अपनी संग्रहित पूंजी लगाने के लिए कहा जा सकता है। अनावश्यक जमीन जायदाद, जेवर, जमा पूंजी, बचत फंड आदि के रूप में कितना ही ऐसा पैसा पड़ा रहता है जिसकी साधारणतया कोई विशेष उपयोगिता नहीं होती, पर उपरोक्त आवश्यकता पूरी करने वाले अर्थ संस्थानों में लग जाए तो उससे आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत पूरी हो सकती है। पूंजी तो सुरक्षित रहती है, साथ ही कुछ लाभ ब्याज भी कमाती है। इसके अतिरिक्त युग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी करने का जो श्रेय मिलता है उसे तो हर दृष्टि से भूरी प्रशंसा के योग्य ही कहा जाएगा। ऐसा किया जाना कोई कठिन कार्य नहीं। कोई भी समझदार व्यक्ति इसे समझकर उत्साह के साथ आगे आ सकता है। जिस कार्य और उद्देश्य के लिए प्रयास किया जाता है उसके लिए लाभ का लोभ छोड़कर, बल्कि थोड़ा सा घाटा उठाकर भी सहयोग करने की इच्छा रखने वाले भावना संपन्न व्यक्तियों का देश में अभाव नहीं है। फिर पूंजी की सुरक्षा के साथ साथ लाभांश की भी सुनिश्चितता होने पर तो व्यवसाय बुद्धि से भी संपन्न लोग उसे उल्लेखनीय सहयोग दे सकते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि वस्तु स्थिति उन्हें समझाई जा सके तथा योजना को व्यावहारिक स्वरूप दिया जा सके। 7वां, प्रतिभाएं। प्रतिभा एक विशिष्ट और अतिरिक्त विभूति है। कुछ लोगों के व्यक्तित्व ऐसे साहसी, स्फूर्तिवान, सूक्ष्मदर्शी, मिलनसार, क्रियाकुशल और प्रभावशाली होते हैं कि वे जिस काम को भी हाथ में लें उसी आधार पर गतिशील बनाते चले जाते हैं और सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचा देते हैं। इस विशेषता को प्रतिभा कहते हैं। सूझबूझ, आत्मविश्वास, कर्मठता जैसे अनेक सद्गुण उसमें भरे रहते हैं। आमतौर से ऐसे ही लोग महान कार्यों के संस्थापक और संचालक होते हैं। सफलताएं उनके पीछे छाया की तरह फिरती हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है कि कठिनाइयों से कैसे निपटा जाता है, उन्हें सरल कैसे बनाया जाता है। प्रतिभावान व्यक्ति में चिंतन को क्रिया में बदल देने की विशेषता होती है। जहां संभावना नहीं दिखाई दे वहां मार्ग ढूंढ निकालने में उन्हें रस आता है। जिन प्रसंगों को कठिनाइयां कहकर सामान्य लोग उनसे बचने का प्रयास करते हैं, प्रतिभावान की इच्छा उनमें घुसकर कुछ कर दिखाने की होती है। हर कठिन प्रयास को वह अपनी कसौटी का एक सुअवसर मानकर उत्साहपूर्वक उसमें पिल पड़ते हैं। योग्यताओं का अधिक से अधिक उपयोग प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कर लेते हैं। बड़ी योग्यता वाले अन्य व्यक्ति जहां किंतु परंतु करते हुए सोचते रह जाते हैं, वहां प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थोड़ी योग्यता का भी प्रयोग चमत्कारी ढंग से करके काम फतह कर दिखाते हैं। यही कारण है कि विश्व का इतिहास प्रतिभावानों का इतिहास कहा जाए तो अनुचित नहीं। किसी भी क्षेत्र में उनकी यह विभूति समान तीव्रता से अपना प्रभाव दिखाती है। प्रतिभाशाली व्यक्ति ही सफल संत, राजनेता, समाज सेवी, साहित्यकार, कलाकार, व्यवसायी, व्यवस्थापक होते देखे गए हैं। प्रतिभावान ही डाकू, चोर, ठग जैसे दुस्साहसपूर्ण कार्य करते हैं। सेना नायकों के रूप में, लड़ाकू योद्धाओं के रूप में उन्हें ही अग्रिम पंक्ति में देखा जाता है। क्रांतिकारी भी इसी स्तर के लोग बनते हैं। युग निर्माण अभियान के हर पक्ष को प्रकाशवान बनाने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए। प्रतिभाशाली तत्व जहां कहीं भी चमक रहे हों, वहां से उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है कि वे अपने ईश्वरीय अनुदान को निरर्थक विडंबनाओं में खर्च न करें, वरन उसे नव निर्माण के ऐसे महान प्रयोजन में नियोजित कर दें जिसमें उनका, उनकी प्रतिभा का तथा समस्त संसार का हित साधन हो सके। सातों विभूतियों के क्षेत्र में
संसार की करोड़ों प्रतिभाएं आती हैं। उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य साधारण नहीं असाधारण है, पर है इतना महत्वपूर्ण कि उसे किए बिना लक्ष्य प्राप्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं। जनसाधारण को उठाने का कार्य आरंभ से ही चल रहा है और अंत तक चलता रहेगा, पर उतना ही पर्याप्त नहीं। युग परिवर्तन जैसे कार्यों का उत्तरदायित्व और भार सामर्थ्य संपन्न लोग ही संभाल सकते हैं। युग निर्माण योजना की विचारधारा और क्रिया पद्धति विभूति संपन्न लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। खोज खोज कर उन्हें प्रभावित किया जाना चाहिए। तथ्यों का प्रस्तुतिकरण ठीक ढंग से किया जाए तो महाकाल का आवाहन वह भली प्रकार समझ सकते हैं और अपना समर्थ योगदान देकर कार्य की प्रगति में कई गुनी गति ला सकते हैं। पुस्तक महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।